ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफाइन हुक्स लॉ या हुक्स लॉ का रिलेशनशिप बताओ या व्हाट इक्वेशन डज हुक्स लॉ रिप्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ों के सवाल मैंने जवाब यहाँ पे लिखे हुए। तो हुक्स लॉ की फर्स्टली डेफिनेशन क्या है? हुक्स लॉ की डेफिनेशन है कि द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग, अच्छा एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और फोर्स से किससे रिप्रेजेंट होती है? एफ से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, तो हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे ई भी लिख सकते हो आप। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट एक्स और ई, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ ये होता है कि फोर्स इज अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब तक है जब तक आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच नहीं हुई। ठीक है, अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, बस 2 मिनट बाद हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी बहुत इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हुक्स लॉ की चीज़ें देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स गिवन दैट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैजंट बीन रीच्ड। तो एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन आती है तो इसके कीवर्ड्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आपने ये दोनों कीवर्ड्स लिख दिए तो आपको हुक्स लॉ की डेफिनेशन में कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, हुक्स लॉ में फिर आप इसकी इक्वेशन पे आ जाओ। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, ये आ गया था। ठीक है हमारे पास, और फिर हमने ये जो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। ठीक है, दिस कुड बी के, दिस कुड बी जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस केस में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया के। अब हमारे पास हुक्स लॉ की इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, एक्स बीइंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, और एफ क्या हो गई? अप्लाइड फोर्स। अब के क्या है? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट की भी कभी कभार डेफिनेशन आ जाती है, आप लोगों को अगर पता हो तो 1-2 मार्क्स की आ जाती है। स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली एक कांस्टेंट है और उसको आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हो? फोर्स, ये रही स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। और स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप F इज इक्वल्स टू के ई को रीअरेंज करो तो फोर्स अपॉन ई इज इक्वल टू आर स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, और उसके यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर। ठीक है, अभी तक ये सारी चीज़ क्लियर है? अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपको फ़ौरन आंसर दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि अब आ जाओ जो मैंने 2 मिनट पहले आपको छुड़वाया था कि व्हाट इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जब भी हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स गिवन दैट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैजंट बीन रीच्ड। तो अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है यार? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली ये है कि एक अगर आप फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाओ तो जब तक ये ग्राफ लाइन जो है ना, ये वाली जो ब्लैक स्लांटेड लाइन है और इसको मैंने एरो से भी मार्क किया हुआ है, जब तक ये लाइन लीनियर है मतलब सीधी चल रही है तब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैजंट बीन रीच्ड। ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट अंटिल विच द ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्सटेंशन रिमेन्स ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब तक ये f वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है तब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैजंट बीन रीच्ड। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? बेसिकली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली ये है कि एक पॉइंट जब तक फोर्स और जो एक्सटेंशन है ना वो लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप लीनियर है और आप हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, इसको बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकें इस पॉइंट तक। ठीक है, अब अगर हम एक्सिस फ्लिप कर दें, ई को वाई एक्सिस पे रख दें दैट इज़ एक्सटेंशन, और फोर्स को एक्स एक्सिस पे रख दें, तो हमारा फिर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी एंड उसका ग्रेडियंट क्या होगा? 1/k। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि
जब भी आप फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाओगे, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का, सपोज ये लाइन बनती है, ठीक है, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, और चेंज इन वाई क्या है, फोर्स ओवर ई। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा है स्प्रिंग कांस्टेंट का है। तो हमें क्या पता चल गया कि एफ वर्सेस ई ग्राफ्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इतना पता चल गया। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अगर हम एक्सिस फ्लिप कर दें, हम ई को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और एफ को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, तो ग्रेडियंट क्या बनेगा, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, और चेंज इन वाई पे इस दफ़ा क्या है ई, और एक्स में क्या है एफ, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1/k, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ठीक है, इसकी अहमियत क्या है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और इससे हम क्या क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा पॉइंट है जिस तक एफ वर्सेस ई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, ये हमें पता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसा पॉइंट है जहाँ तक फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट है जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हुक्स लॉ वुडेंट बी फॉलोड, ठीक है, हुक्स लॉ इज़ फॉलोड अनटिल एंड अनलेस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ ओबेड। मतलब जब तक ये लाइन जो है ना आपकी सीधी है, तब तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैजंट बीन रीच्ड, और तब तक आप हुक्स लॉ लगा सकते हो। आपकी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप इजीली समझ जाओगे, बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। अच्छा, इसकी कभी कभार ना डेफिनेशन आ जाती है, तो दिस वुड बी अ मेमोराइजेशन स्टफ फॉर यू, के अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग एज इट स्ट्रेचेज और कंप्रेसेस, ठीक है, ये मुंह ज़बानी याद कर लो। अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग एज इट स्ट्रेचेज और कंप्रेसेस, ठीक है। अब आ जाओ व्हाट हैपन्स आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यार ये तो हमें पता चल गया ना कि अगर फोर्स और एक्सटेंशन का ये ग्राफ है और ये सीधी लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे हुक्स लॉ लगा देंगे और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही है। लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सपोज करो इस पॉइंट को मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पी लेबल कर देता हूँ, इसके आगे क्या होगा तो वो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वैसे पी लेबल करते हैं, जैसे अगर लेट मी शो अ ग्राफ, अच्छा यहाँ पे देखते हैं द ग्राफ। अच्छा, अब ये फोर्स और एक्सटेंशन का जो ग्राफ आप देख रहे हो, जिसको मैं ग्राफ ए लेबल कर देता हूँ, ठीक है, ग्राफ ए, इसमें क्या हो रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक आपकी लाइन सीधी है, दैट इज फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ लीनियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ लीनियर है और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, ठीक है, इतना सब क्लियर है अनटिल किसके, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, पी तक। पी के बाद आपका जो ग्राफ है फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का, कर्व होना शुरू हो जाता है एक्सटेंशन एक्सिस की तरफ। क्यों? क्योंकि आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट इज़ ईजियर टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग, ठीक है। इसको मैं वापस आपको बताता हूँ, एक दफ़ा रिवाइज कराता हूँ कि देखो ये आ गया हमारा फोर्स का एक्सिस और ये आ गया एक्सटेंशन का एक्सिस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली, सही है। दिस इज़ द लाइन दैट वी कॉल एज लाइक, ये हो गई फोर्स वर्सेस ई का ग्राफ और ये है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझो, ठीक है। ये फोर्स वर्सेस ई का ग्राफ है, एक सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और ये पी जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इसके आगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आगे हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता और फोर्स और एक्सटेंशन का रिलेशनशिप भी लीनियर नहीं रहता। तो होता क्या है उसके आगे? उसके आगे ये होता है कि ये जो ग्राफ है ये कर्व होना शुरू हो जाता है एक्सटेंशन के एक्सिस की तरफ। देखो ये इस तरह कर्व होगा, मैं इसकी ड्राइंग सही करूँ एक मिनट, इस तरह कर्व होना शुरू हो जाएगा, एक्सटेंशन की एक्सिस की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्मॉल चेंजेस इन फोर्स, गौर से सुनो इसको, स्मॉल चेंजेस इन फोर्स कॉज लार्ज चेंजेस इन एक्सटेंशन।
आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इट बिकम्स ईजी, आसान हो जाता है एक्सटेंड करना आपके स्प्रिंग को विथ एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। सही है, तो इसलिए आपकी जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी और फोर्स कम लगेगी। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद। अब एक्सेस अगर फ्लिप कर दोगे तो भी वैसे ही होगा। देख रहे हो, एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद और फोर्स बहुत कम लग रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, फॉर स्मॉल चेंजेस इन फोर्स देयर इज़ अ लार्ज चेंज इन एक्सटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक पॉइंट ई मार्क किया हुआ है हमने। पॉइंट ई जो है ना हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद आएगा। ठीक है, और पॉइंट ई क्या है? पॉइंट ई बेसिकली है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट होती क्या है? इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जहाँ पे पहुँचने के बाद इलास्टिक लिमिट, और बेटर वी कुड जस्ट रीड दिस डेफिनेशन। ठीक है, इलास्टिक लिमिट की ये डेफिनेशन पढ़ो। वंस यू रीच दिस पॉइंट एंड गो बियॉन्ड दिस पॉइंट द स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस permanent extension, that is even if the force is removed the spring will not return to its original shape or size। इसका मतलब ये है कि इसके आगे अगर आप एक्सटेंशन करोगे इलास्टिक लिमिट के आगे, इस ग्राफ को छोड़ो, ये वाले पे आ जाओ, दिस वाले पे आ जाओ। अच्छा, अगर इलास्टिक लिमिट के आगे आप एक्सटेंशन करते जाओगे तो आपकी परमानेंट एक्सटेंशन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग से लोड हटा भी देते हो तो भी आपका स्प्रिंग जो है वो ओरिजिनल शेप और साइज़ पे नहीं आएगा। अच्छा, इलास्टिक लिमिट से पहले क्या हो रहा था? आपने एक स्प्रिंग लिया, देखो आपने एक स्प्रिंग लिया। ठीक है, इलास्टिक लिमिट से पहले क्या हो रहा था? आपने एक स्प्रिंग लिया जिसकी लेंथ LO थी, इसको हम इरेज करते हैं। बिफोर इलास्टिक लिमिट, बिफोर इलास्टिक लिमिट, बिफोर इलास्टिक लिमिट क्या हो रहा था? आपने स्प्रिंग लिया जिसकी लेंथ LO थी, उसको स्ट्रेच किया। ठीक है, उसकी लेंथ बन गई LO + E। ठीक है, आपने लोड हटा दिया उससे, आपने पहले तो उस पर कुछ लोड डाला, उसकी लेंथ हो गई LO + E। ठीक है, उससे लोड हटाया, उसकी लेंथ हो गई LO वापस। ठीक है, ये बिफोर इलास्टिक लिमिट था। अब आफ्टर इलास्टिक लिमिट पता है क्या होगा? आफ्टर इलास्टिक लिमिट, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। आफ्टर इलास्टिक लिमिट, आफ्टर इलास्टिक लिमिट LO इनिशियल लेंथ होगी, आप इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, LO + E। आफ्टर इलास्टिक लिमिट आपकी LO जो है वो LO पे वापस नहीं आएगी, इट विल हैव अ डिफरेंट एंड ग्रेटर लेंथ दैट ऑफ L1। ठीक है, तो आप क्या समझे कि इलास्टिक पॉइंट के आगे अगर आप एक्सटेंशन करोगे तो आपका स्प्रिंग जो है वो परमानेंटली एक्सटेंड हो जाएगा और उसकी ओरिजिनल लेंथ पे वो कभी वापस नहीं आएगा। और अब जब आप लोड हटाओगे तो द स्प्रिंग वुड बी इनलार्जेंड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड स्टिफ स्प्रिंग्स। सही है, अब स्टिफ स्प्रिंग्स का मतलब ये होता है कि यार आप लार्ज फोर्स लगा रहे हो और स्मॉल चेंज आ रहा है एक्सटेंशन में। ठीक है, आप लार्ज फोर्स लगा रहे हो और स्मॉल चेंज आ रहा है एक्सटेंशन में, मतलब फोर्स लार्ज है और एक्सटेंशन कम है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका K हाई होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग में बिल्कुल उलट है। ठीक है, फोर्स कम लगा रहे हो, एक्सटेंशन हाई है, तो इसका K क्या होगा? लो। इसी तरह आपके ग्राफ्स भी बन गए, K हाई है तो हाई ग्रेडियंट की लाइन बन गई। ठीक है, K लो है तो लो ग्रेडियंट की लाइन बन गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, ग्राफ ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वर्सेस फोर्स। अच्छा, अब इसमें आप एक पॉइंट देखो कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो नॉन ज़ीरो है। वाई? क्योंकि हमारी स्प्रिंग की कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना L0, उसके बाद आप लेंथ ऑफ द स्प्रिंग और फोर्स के अगेंस्ट ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, इजीली, दिस इज़ इजी। ठीक है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग बढ़ती जाएगी क्योंकि फोर्स बढ़ रही है उसके ऊपर, उसको और स्ट्रेच करती रहेगी, लेकिन ओरिजिनली उसकी कोई लेंथ होगी LO जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी। ठीक है, पॉइंट A जो है, देखो अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मैं क्या कह रहा था, ये जो पॉइंट A है ये नॉन ज़ीरो क्यों है?
क्योंकि ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है कुछ, ठीक है, जो कि 0 फोर्स पे भी होगी, और जब आप इसकी फोर्स बढ़ाते जाओगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी और इसी तरह लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ ऑफ एक्सटेंशन वर्सेस मास, ठीक है। अब एक्सटेंशन वर्सेस मास का ग्राफ बनाना है हमने, तो हम पहले सपोज करते हैं कि यार इनिशियली मास जो है वो 0 है, ठीक है, इनिशियली मास 0 है, तो एक्सटेंशन क्या होगी, इनिशियली मास 0 है तो एक्सटेंशन क्या होगी 0। अब ग्रेजुअली आप मास जब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगी, ठीक है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन इंक्रीज होगी। तो फोर्स मास और एक्सटेंशन का क्या रिलेशन आया, डायरेक्ट रिलेशन। जितना मास इंक्रीज करोगे उतनी एक्सटेंशन इंक्रीज होगी। ये देखो मास जितना इंक्रीज कर रहे हो उतनी एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाओगे ना, तब आपके मास वर्सेस एक्सटेंशन के कर्व्स फॉर द सेम स्प्रिंग चेंज हो जाएंगे। क्यों? बेसिकली मसला ये है कि आप फोर्स इज इक्वल टू के ई करते हो, फिर आपने कहा कि वेट जो है वो के ई के बराबर है, ठीक है, लेकिन आप ये सपोज कर रहे हो कि ऑल द टाइम आपकी जी जो है वो अर्थ की जी रह रही है, लेकिन अगर आप अर्थ से किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो आपकी फोर्स चेंज हो जाएगी, और फोर्स चेंज हो जाएगी तो एक्सटेंशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। देखो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, वी आर अज्यूमिंग दैट जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल ड्राइंग एक्सटेंशन टाइम ग्राफ। इफ जी चेंजेस फ्रॉम अर्थ टू मून ऑरेंज लाइन विल बी फॉर्म। अच्छा देखो, अर्थ से अगर आप मून पे चले गए तो सेम स्प्रिंग के लिए एक्सटेंशन वर्सेस मास का ग्राफ इस तरह का बनेगा, क्योंकि मून की जी कम है तो इसलिए फोर्स भी कम हो जाएगी और हेंस एक्सटेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, पास पेपर वाले नहीं, अभी अपनी तरफ से एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन है अनस्ट्रेच लेंथ LO दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें एक सिनेरियो गिवन है जिसमें हमारी लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ टोटल जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो अब हमें एक बात याद रखनी है कि जो टोटल लेंथ होती है ना हमेशा स्प्रिंग की, वो LO प्लस एक्सटेंशन होती है। ये होती है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और ये होती है आपकी एक्सटेंशन, ओके। अब पार्ट 2 में हमें क्या गिवन, डायग्राम 2 में क्या गिवन है, लेंथ टोटल गिवन है 22 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में क्या गिवन है, LO जो कि 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पार्ट 3 में हमसे पूछ रहा है कि यार टोटल लेंथ क्या है, L3, तो हम उसको ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट डायग्राम से बेसिकली। तो हमें पता है कि LO हमारी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं सेकंड डायग्राम पे और फाइंड करते हैं हमारा K। अच्छा देखो, L2 हमारी क्या है 22 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमारी एक्सटेंशन नहीं है, ये L2 इज इक्वल टू LO प्लस E2, ठीक है। इसको मैं डायग्राम 2 कंसिडर कर रहा हूँ, डायग्राम 2, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम L2 में से LO माइनस कर देंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगी हमारे पास। तो 22 माइनस 14 इज इक्वल टू E2, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो रही है E2 पे। अच्छा, अब इस 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन के लिए हमें क्या ये पता है कितनी फोर्स लग रही है? यस, बिल्कुल पता है कितनी फोर्स लग रही है। कैसे पता चला? ये अगर आप डायग्राम 2 देखोगे तो यहाँ पे 20 न्यूटन्स लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं फोर्स इज़ इक्वल टू K इंटू ई का फॉर्मूला लगाऊं, एक्सटेंशन मुझे पता है कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है और K अपनी जगह पे है, और फोर्स क्या है 20 न्यूटन। तो अगर मैं 20 को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो K आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू K। देखते हैं हमने किस तरह किया है पहले। यस, इसी तरह किया है। इसमें हमने एक और काम ये किया है कि सिंस इट इज़ सेंटीमीटर, हम इसे 10 - 2 कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। याद है कन्वर्जन्स, प्रीफिक्सेस याद है? सेंटी का क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -2, ठीक है, सेंटी का ये होता है प्रीफिक्स। तो हमने ये भी लिख दिया और ये हो जाएगा देन 2000। लेट मी क्लियर इट अगेन एंड एक्सप्लेन यू, क्योंकि शायद सेंटी की कन्वर्जन में आपको कन्फ्यूजन हो गई हो। तो फोर्स इज़ इक्वल टू K इंटू ई, ठीक है। फोर्स हमारे पास क्या आ रही थी 20 न्यूटन और K हमें पता करना है।
ई हमारे पास क्या किस तरह आई थी, L2 माइनस L0 से, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2 से टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटी का आपको पता है कि प्रीफिक्स क्या होता है, 10 माइनस 2। अब के क्या आ गया इससे, 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 माइनस 2, ठीक है, तो के हमारा हो गया 2000/8, ठीक है। ये हमारा 8 इंटू 10⁻⁻² बन जाएगा 0.08, तो ये डिवाइड होके 2000/8 बन जाएगा, ठीक है। के आ गया हमारे पास। अब के तो आ गया हमारे पास, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कोई आइडिया देगा ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। हमें निकालनी है L3। जब हमारे पास के आ गया तो हम 60 न्यूटन पे एक्सटेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। F इज़ इक्वल टू KE, ठीक है। और अगर 60 न्यूटन पे हमें एक्सटेंशन निकालनी है, के हमें पता है 2000 डिवाइडेड बाई 8, ई क्या आएगा, E3 क्या आएगा, अगर आप E3 देखो तो E3 आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप। अब E3 भी आ गया, लेकिन हमें E3 की वैल्यूज़ नहीं देनी है, ये गौर करो, हमें देनी है L3 की वैल्यूज़। L3 किस चीज़ के कंपोनेंट है, कोई बता सकता है L3 में कौन से दो कंपोनेंट्स हैं। L3 इज़ LO, दैट इज़ अनस्ट्रेच्ड लेंथ, प्लस E3, तो हमारे पास अनस्ट्रेच्ड लेंथ भी है 14, E3 भी है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। 14 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। इज़ एवरीथिंग क्लियर? अगर कोई भी सवाल हो तो फिर भी आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आई एम अवेलेबल देयर, ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड LO। अच्छा, अब इसमें LO निकालनी है, ठीक है, LO निकालनी है, हमें दो सिनेरियोज गिवन है 2 और 3। अब इसमें हम ये करते हैं कि यार इसको हम इधर खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम करते हैं कंसिडरिंग डायग्राम 2, ठीक है। डायग्राम 2 पे हम F इज़ इक्वल टू KE का फॉर्मूला लगाते हैं। डायग्राम 2 पे F क्या लग रही है, 12। डायग्राम 2 पे K क्या है, हमें नहीं पता अभी। E क्या है, E मुझे कोई बता सकता है क्या है। E जो है वो L2 नहीं है, 18 सेंटीमीटर नहीं है। E इज़ बेसिकली L2 माइनस LO, विच इज़ इक्वल टू K अपॉन L2 तो हमें गिवन है 18 माइनस LO, ठीक है। इसको आप 10⁻⁻² करोगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो 12 अपॉन 18 माइनस LO इंटू 10⁻⁻² इज़ इक्वल टू K। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम करते हैं कंसिडरिंग इक्वेशन 2, कंसिडरिंग डायग्राम 3। क्लियर है, डायग्राम 3 के साथ भी अब हम यही करेंगे। चलो, सो लेट्स डू इट, सो आपका रिवीजन हो जाए। फोर्स इज इक्वल टू KE, फोर्स कितनी है 36 न्यूटन, के हमें नहीं पता, E क्या होगा L3 माइनस LO, ठीक है, L3 माइनस LO, 36 इज इक्वल टू K इंटू L3 क्या है 30 माइनस LO, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर्स में। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 36 डिवाइडेड बाय 30 माइनस LO इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू K। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं K की, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, इस K को इस K के साथ इक्वेट कर देंगे। सो लेट्स डू इट ताकि क्लियर हो जाए हर चीज़। लेट्स डू इट हेयर। 36 अपॉन 30 माइनस LO इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू व्हाट, ये ऊपर वाली इक्वेशन 12 अपॉन 18 माइनस LO इंटू 10⁻⁻², ये और ये कट 1 और 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 18 माइनस let me grab the eraser, 18 minus LO into 3 is equal to 30 minus LO, ओके। अब 3 into 18 कितना होता है 54 minus 3 LO is equal to 30 minus LO, ठीक है। अब LO को आप यहाँ पे ले आओ तो it would be equal to 2LO और 24 यहाँ पे आ गया, तो L0 is equal to 12 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। लेट्स सी
कि आंसर यही है या नहीं। येस, आंसर इज दिस। तो हमने बिल्कुल अपने मेथड से भी खुद सही किया। यू कैन ऑल्सो व्यू द ओरिजिनल सोल्यूशन हेयर इन द नोट्स, सारे डिस्क्रिप्शन में यू कैन टेक इट, डेफिनेशन याद करो, न्यूमेरिकल्स देखो, गो थ्रू इट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसका, स्प्रिंग्स इन पैरेलल एंड स्प्रिंग्स इन सीरीज, ठीक है। अब जब स्प्रिंग इन सीरीज होते हैं ना तो आपकी एक्सटेंशन प्लस हो जाती है। लेट सपोज एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन 4 थी, तो 2 स्प्रिंग की एक्सटेंशंस क्या होंगी, 8 हो जाएगी, 3 की क्या होगी, 12 हो जाएगी। एक्सटेंशंस ऐड होती हैं व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, ठीक है। और व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल एक्सटेंशन डिवाइड हो जाती है। जैसे एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन अगर 4 थी तो 2 की 2 होंगी। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ वन स्प्रिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। अब अगर 4 है तो टोटल जो 4 की एक्सटेंशन थी वो डिवाइड हो जाएगी 4 से एंड वी विल हैव 1। तो आई होप इट इज़ क्लियर। इसे एक और दफ़ा देख लो, सीरीज़ में एक्सटेंशन प्लस होती हैं और पैरेलल में हमेशा डिवाइड होती हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ लो एंड द नोट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।